नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे काशीपुर में हुए हंगामे की। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर केस दर्ज किया गया है। अरविंद पांडे के अलावा 20 अन्य नामजद लोगों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में काशीपुर के कुंडेश्वरी चौक में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट हुई थी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत अन्य लोगों पर पुलिस ने धारा 188, 147, 332, 353, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया है। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर कुंडेश्वरी चौक में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हीं की मौजूदगी में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की गई थी। काशीपुर की कुंडेश्वरी चौकी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया। खुद अरविंद पांडे सबसे आगे थे और फिर कानून को पैरों तले रौंदा गया। आपने ठीक नहीं कराई। वर्दी में अपने थाने में खड़े पुलिसकर्मी पर गालियों की बौछार करते, डराते, धमकाते ये माननीय हैं गदरपुर के विधायक और सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। मंत्री जी खुद थाने तक चल कर आए थे, खास तौर पर थाना प्रभारी से मिलने। और जब मिले तो मुलाकात कुछ ऐसे शुरू हुई। रेशन वालों को कुर्सी तक नहीं मिलती है यहाँ बैठने में। मुझे धमका रहे हैं, आपके फोन के बाद भी कह रहे हैं बाली जी आपने ठीक नहीं कराई। मैं तो सुना आपने, सूबे के मंत्री के सामने पुलिसकर्मी की क्या हैसियत है। राज्य सरकार में कद्दावर मंत्री अरविंद पांडे काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी थाने पहुंचे थे। उनके साथ में खनन कारोबारियों की भारी भीड़ भी मौजूद थी। अब मंत्री जी को थाने तक आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरों को देखिए। कैसे मंत्री जी खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी को खुलेआम गालियां देने लगे तो भीड़ बेकाबू हो गई। खनन कारोबारियों ने थाना प्रभारी के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की। थाना प्रभारी ने खुद को कमरे में बंद करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई, मगर थाने में काफी देर तक राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में यह हंगामा होता रहा। हम कह रहे हैं, आपके फोन के बाद भी कह रहे हैं बाली जी आपने ठीक नहीं कराई। थाने में हंगामा होता रहा। थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ। मंत्री जी खुद भीड़ को उकसाते रहे और कानून को सबके सामने पैरों के नीचे कुचलते रहे, मगर फिर भी किसी के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है, जो सूचना मिल रही है, और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है इस समय, और देखा जा रहा है कि इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है और इस समय इस ढंग की चीज़ें अनवारंटेड हैं। बाद जांच इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। असल में खनन कारोबारियों का आरोप है कि कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी जानबूझकर गाड़ियों को सीज कर रहे हैं और खनन कारोबारियों के साथ पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। इसी मामले को लेकर 500 खनन कारोबारियों को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कुंडेश्वरी थाने पहुंचे थे। अब ये ठीक है कि पुलिस पर खनन कारोबारियों ने आरोप लगाए थे, मगर ये कहां तक ठीक कहा जा सकता है। जिन माननीयों पर कानून को बचाने की जिम्मेदारी है, वही कानून को पैरों के नीचे कुचलकर मनमानी करें और सरेआम एक सरकारी मुलाजिम को कुछ इस तरह धमकाएं। जवाब हुक्मरानों को ही देना होगा। काशीपुर से न्यूज़ 18 के लिए पूरन रावत के साथ गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान कैश बरामद होने का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग की स्टेटिक सर्विलांस टीम ने देहरादून और काशीपुर से 3,33,000 का कैश बरामद किया है। देहरादून में क्लेमेंट टाउन इलाके से 2,30,000 की नकदी बरामद हुई है, जबकि काशीपुर में 1,03,000 रुपए पकड़े गए हैं। सर्विलांस टीमें अभी तक राज्य भर में 46,94,000 का कैश बरामद कर चुकी है।
चुनाव आयोग की स्टैटिक सर्वेलांस टीम ने देहरादून और काशीपुर से 3,33,000 का कैश बरामद किया है। अब नामांकन के बाद स्क्रूटनी की बात करें तो राज्य की 5 सीटों पर 10 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए हैं। स्क्रूटनी के दौरान 10 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। हरिद्वार, नैनीताल, गढ़वाल सीट पर 3-3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं, जबकि अल्मोड़ा सीट पर 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है और टिहरी में किसी का भी नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो राज्य की 5 सीटों पर 10 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। स्क्रूटनी के बाद इन नामांकन को रद्द किया गया है। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। पुरोला के जैन मैदान में सीएम त्रिवेंद्र ने चुनावी रैली को संबोधित किया और टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी के लिए जनता से वोट मांगा। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान, टिहरी लोकसभा प्रत्याशी मामा राज्य लक्ष्मी शाह, यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत और गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत भी मौजूद रहे। शुरू हो गए हैं। उत्तरकाशी से किए हम लोग ने, बहुत अच्छी तरह से हुआ और अब हम लोग यहाँ आए हैं बरकोट, फिर पुरोला जाएंगे, उसके बाद सहसपुर। मुद्दा तो यही है कि हमें सरकार आगे बनाना है और जो काम हमारे सरकार ने 5 साल में किए, सेंटर ने, मोदी जी ने और यहाँ हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का सरकार ने, आप लोग सब जानते हैं कि क्या इतने सालों में जो काम नहीं हुए थे हम लोग ने, हमारे सरकार ने कर दिखाया। स्पेशली अल्मोड़ा में आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी सभाओं का कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा आज जनता से वोट मांगेंगे, जिसके तहत जागेश्वर और गंगोली हाट विधानसभा में जाकर वोट मांगेंगे। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज ताड़ीघाट में जनसभा करेंगे। यहां सीएम भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा के लिए वोट मांगेंगे। इस जनसभा में भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा भी मौजूद रहेंगे। तो अल्मोड़ा में आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी सभाएं होनी हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा जनता से वोट मांगेंगे, तो दूसरी तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ताड़ीखेत में अजय टमटा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। खटीमा पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी हरीश रावत ने कांग्रेस चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको पार्टी नेतृत्व ने और हमारे स्थानीय कांग्रेसजनों ने इस महान धरती से चुनाव लड़ने के लायक समझा। 14 दिन बाद ही उत्तराखंड में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते। इसी के मद्देनजर बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट खटीमा पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में जनसभा कर शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। चलो आगे आप जनता में देख रहे थे, जहाँ मैं जा रहा हूँ इतना उत्साह है। मुझे लगता है कि इस बार जनता ने जितने वोट से, यानी लगभग 3 लाख वोट से मुझे जिताया है, तो शायद उससे दुगने वोट से वो अजय भट्ट जी को जिताएंगे। देश का सर्वांगीण विकास मोदी जी कर रहे हैं, पूरे देश का विकास कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के, क्षेत्रीय लोगों से मिलके इस क्षेत्र का विकास करना, जो कमियां रह गई हैं, काफी कुछ हुआ है, उन कमियों को पूरा करना। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने दावा किया है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है। हालांकि इसी दौरान प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने अपने ही सांसदों को लेकर विवादित बयान भी दिया। श्याम जाजू ने सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टमटा की जाति को लेकर विवादित बयान दिया। बीसी खंडूरी जैसे आदमी को रक्षा समिति का इतना बड़ा पद आज तक उत्तराखंड में किसी को भी नहीं मिला था, वो देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। कोश्यारी जी को भी बहुत अच्छे कमेटी का अध्यक्ष पद हमने ही दिया है। अजय टमटा जी जैसे शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले को उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारी पार्टी ने दिया है। इसलिए उसके लिए कोई
उसका आकलन पार्टी के पास है। उत्तराखंड में नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। 28 मार्च से 8 अप्रैल के बीच स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होने वाले हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, अमित शाह और मायावती भी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 28 मार्च को रुद्रपुर में रैली करेंगे और इसके बाद 8 अप्रैल को श्रीनगर गढ़वाल में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार में जनसभा करेंगे। 3 अप्रैल को टिहरी में रैली करेंगे तो 7 अप्रैल को अमित शाह हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी 6 अप्रैल को तूफानी दौरा करेंगे और इस दिन पहले हल्द्वानी, फिर अल्मोड़ा और उसके बाद पौड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रियंका गांधी की भी एक रैली राज्य में करवाने की कोशिश कर रही है। 6 अप्रैल को ही मायावती भी राज्य हरिद्वार और रुद्रपुर में रैलियां करेंगी। मंत्री की रैली रुद्रपुर में 28 तारीख को फाइनल हुई है। नैनीताल लोकसभा में उसकी जो पब्लिक मीटिंग होने वाली है। रुद्रपुर में जो मोदी मैदान के नाम से ही जो मैदान जाना जाता है, इसके पहले भी वहां उनकी 2 रैली हो चुकी। पिछले रैली में वो पहुंच नहीं पाए थे। उन्होंने उसी टाइम कमिटमेंट की थी कि रुद्रपुर के मैदान में वापस मैं एक बार आऊंगा। उनके यहाँ आने का कार्यक्रम है वो 6 तारीख को है और 6 को वो उत्तराखंड राज्य के कई लोकसभा क्षेत्रों में जाने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन अंतिम रूप उसको नहीं मिला। जैसे ही मिलेगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो सभी स्टार प्रचारक उत्तराखंड में आएंगे। 28 मार्च को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एसपीजी की टीम रुद्रपुर पहुंच चुकी है। 28 मार्च को रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा में सूबे के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, जिले के सभी विधायक और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा के कार्यक्रम के मद्देनजर सेना के हेलीकॉप्टर ने रुद्रपुर के 31वीं वाहिनी पीसी में बनी हेलीपैड पर लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल भी किया। 11 बजे मोदी मैदान में जो एफसीआई के निकट है किच्छा बाईपास रोड पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होगी और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रभारी थावरचंद गहलोत जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और यहाँ के हमारे जितने भी विधायकगण हैं, मंत्री हैं, वो सब रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उसमें रहेंगे और जनता रहेगी। नैनीताल में आज कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत रोड शो निकालेंगे। हरीश रावत आज नैनीताल, भीमताल, भवाली, जोलीकोट, भुजिया घाट में रोड शो निकालेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। इधर नैनीताल से ही बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज चुनाव प्रचार करेंगे। अजय भट्ट आज शांतिपुरी, जवाहर नगर, आनंदपुर, महाराजपुर और रुद्रपुर की जनता से वोट मांगेंगे। लोकसभा चुनाव में राज्य कांग्रेस बीजेपी के गेम प्लान में फंसती हुई दिख रही है। कांग्रेस मोदी पर हमलावर है और बीजेपी भी मोदी के चेहरे को आगे करके राज्य सरकार और सांसदों के 5 साल की परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने में करीब करीब कामयाब दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी के बनाए हुए गेम प्लान पर आगे बढ़ रही है। जी हां, कहानी कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता को हथियार बनाकर बीजेपी पर वार कर रही है। हर रैली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साधा जा रहा है और इसी वक्त राज्य के 5 सांसदों की परफॉर्मेंस पर कोई बात ही नहीं हो रही। आपके सामने है नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे तुगलकी फरमान देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी करने का काम किया, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। और आज जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये बात कह रहे कि साहब हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो मोदी के नाम को इस चुनाव में फिर से भुना लेना चाहती है और मोदी के नाम पर ही फिर से 5 सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए बड़ी चतुराई से बीजेपी अपने मौजूदा 5 सांसदों की परफॉर्मेंस पर बात ही नहीं कर रही। यही नहीं, राज्य में भी 2 साल से बीजेपी की सरकार है, मगर बीजेपी की सभाओं में भी राज्य सरकार के कामकाज का जिक्र कम ही हो रहा है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले भाषण में पहला वाक्य उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और उन्होंने ये करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास की सोच को
लेकर के हर क्षेत्र में। राज्य में चुनावी मुद्दा अब सिर्फ मोदी ही है। कांग्रेस मोदी से इतर सोच नहीं पा रही, जबकि बीजेपी मोदी से बाहर जाना नहीं चाहती। लिहाजा राज्य के 5 सांसदों ने 5 साल में क्या किया, किसी को पता नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बात करेंगे हल्द्वानी से आ रही बड़ी खबर की। यहाँ पुलिस लाइसेंसी असले लोगों से नहीं जमा करवा पा रही है। अब तक महज 25% असले ही हल्द्वानी में जमा हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लाइसेंसी असले जमा कराना जरूरी होता है। हल्द्वानी में असले जमा नहीं करवा पा रही है पुलिस। महज 25% असले ही अभी तक हल्द्वानी में जमा हुए हैं। मंगलवार को पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी प्रचार के लिए रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचे खंडूड़ी ने पहले गारजिया मंदिर में गिरिजा मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कई गांव और नगर में प्रचार किया, जिससे लोगों से मिलकर उन्होंने जनता के सामने अपनी बातें रखी और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता गोविंद पाटनी से खास बातचीत भी की। संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी हमारे साथ अब इस समय मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ अपनी रणनीति लागू करेंगे और किस तरह से वो, क्योंकि एकदम नया चेहरा कांग्रेस के लिए भी है और जनता के लिए भी है, तो किस तरह से वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपको किन मजबूरियों में यहाँ आना पड़ा? मजबूरियों में मैं समझा नहीं, कोई मजबूरी नहीं। बीजेपी से छोड़ के, जहाँ आपके पिताजी थे, बहन है, तो उसको छोड़ के आप कांग्रेस में आए? देखिए, ऐसा है कि मैं कभी भाजपा में जब था ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी पार्टी को छोड़ूं। मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को कि उन्होंने मुझे जोड़ा, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, मेरे जो ख्यालात हैं वो कांग्रेस से मिलते हैं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस आज की तारीख में ऐसी पार्टी है जो असली मुद्दे उठा रही है, जो पूरे देश को जोड़ रही है, पूरे देश को आगे एकजुट होकर साथ लेकर चल रही है। मैं इसीलिए कांग्रेस में हूं। खंडूड़ी जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एकदम नया चेहरा हैं। पौड़ी लोकसभा में आपको उतना लोग नहीं जानते जितना तीरथ सिंह रावत को जानते हैं, तो आप मुकाबला किस रूप में देख रहे हैं? कितनी चुनौतियां आपको लग रही हैं? देखिए, ये मुकाबला जो है चेहरों का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पौड़ी क्षेत्र में मतलब 78-69 से आ रहा हूँ, बचपन से आ रहा हूँ, तो मैं पौड़ी क्षेत्र से अलग नहीं हूँ। मैं गढ़वाल, पूरे गढ़वाल की समस्या समझता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैं घूम चुका हूँ यहाँ पे और इसका चप्पा चप्पा छान मारा इस क्षेत्र का मैंने। तीसरी बात यह है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें मैं मानता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है जो असली मुद्दे उठा रही है, विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे। कहते हैं राजनीति में दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ पौड़ी सीट पर दिख रहा है, जहां बीसी खंडूड़ी के धुर विरोधी सुरेंद्र सिंह नेगी उनके ही बेटे मनीष खंडूड़ी के सारथी बने हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खंडूड़ी हैं जरूरी का नारा दिया था और कोटद्वार सीट से उन्हें मैदान में उतारा था, मगर कांग्रेस के सुरेंद्र नेगी ने न सिर्फ खंडूड़ी को मात दी बल्कि कांग्रेस की सरकार भी बनवा दी। अब खंडूड़ी को पटखनी देने वाले वही सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस प्रत्याशी और बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी के सारथी बन गए हैं। पिछली बार भी जब खंडूड़ी जी हमारा आमना सामना हुआ था, तो हमने तो खंडूड़ी जी की जय बोली थी, उनको सैल्यूट किया था, क्योंकि वहाँ भी बीसी खंडूड़ी एक ईमानदार व्यक्तित्व था। उनके संस्कार स्वाभाविक रूप से मनीष खंडूड़ी जी के अंदर हैं और सच्चाई के रास्ते पर दुरुस्त होते हुए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो स्वाभाविक रूप से मनीष और कांग्रेस दोनों का ही साथ हमारा इस समय। 2012 में मिली करारी हार ने खंडूड़ी को राजनीतिक रूप से बड़ी चोट दी थी और उसके बाद खंडूड़ी ने कभी भी कोटद्वार का रुख नहीं किया, मगर अब उनके बेटे मनीष को सुरेंद्र सिंह नेगी पर पूरा भरोसा है। 2012 में उन्होंने मेरे पिताजी को हराया था, इस बार मेरे पिताजी के पुत्र को जिताएंगे वो जी। मुझे ये प्रसन्नता है कि मैं इन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के साथ खड़ा हूँ और मैं मानता हूँ कि इनके सहायता के साथ मैं ये चुनाव जरूर जीतूंगा। कहते हैं राजनीति उलटफेर का खेल है और यहाँ न कोई स्थायी दोस्त है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। अब ऐसे में भुवन चंद्र खंडूड़ी को भले ही नेगी और कांग्रेस से हमेशा ऐतराज रहा हो, लेकिन उनके बेटे को वही नेगी पसंद भी है और जरूरी भी। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।